आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव का पार्ट 1। तो आज के टॉपिक ये है। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पहले समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आवेश होते हैं जिनके परिमाण बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर Q है तो यहाँ पर भी Q होना चाहिए, दोनों के परिमाण बराबर होने चाहिए और दोनों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। यानी यहाँ पर यदि प्लस Q है तो यहाँ पर माइनस Q, और ये दोनों ही आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरह से हम लोग फिगर देखकर बता सकते हैं, क्योंकि एक निकाय है, एक सिस्टम है, तो इसलिए परिभाषा में ऐसे बोलेंगे कि वह निकाय जिसमें विपरीत प्रकृति वाले तथा समान परिमाण वाले आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। इस चीज का पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हम जानते हैं कि दो परमाणु होते हैं, एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का, और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण यह जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है उसे अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, और जब इधर आकर्षित होता है तो इस पर हल्का सा ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे जिसके कारण हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके कारण यहाँ पर हल्का सा धनावेश आ जाएगा। इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज। डेल जो माइनस है, जो डेल्टा माइनस है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज है, और जो डेल्टा प्लस है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें दोनों आवेश के परिमाण बराबर है, मतलब जितना यहाँ ऋणावेश है उतना इधर धनावेश भी है, और दोनों की प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, और ये दोनों ही बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वह क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसी तरह से हो सकता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसी तरह से हो सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, जल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है, और दोनों की प्रकृति विपरीत होती है, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। तो मान लीजिए कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें आवेश है प्लस Q और माइनस Q, और इनके बीच की दूरी को मान लिया जाए 2D। 2D इसलिए माना जाता है ताकि आगे कुछ डेरिवेशन करने जिसमें फार्मूला थोड़ा इजी हो, और इसके मध्य बिंदु से दोनों आवेशों की दूरियों को भी दर्शाना आसान हो जाता है। तो हम लोग को देखना है मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे बताया जाता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम इस देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो आवेश हैं, प्लस Q और माइनस Q, दोनों के परिमाण बराबर है और इनके बीच की दूरी 2D है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसका मान हो जाएगा P = Q इंटू, या ऐसे लिख सकते हैं आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के परिमाण बराबर है तो क्या लिखेंगे, आवेश कितना हो जाएगा, Q होगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2D है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P = 2QD, और इस तरह से एक फार्मूला प्राप्त हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और एक बात और, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो सदिश रूप में भी इसको लिख सकते हैं सदिश रूप में हो जाएगा वेक्टर P इक्वल टू
2q, चूंकि जो आवेश है वो अदिश राशि है तो इस पर तो वेक्टर लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये दूरी है, ये जो आवेशों के बीच की दूरी है, इसको हम लोग सदिश बना सकते हैं, वेक्टर डी। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा होती है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, और ये हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देंगे, P = 2qd। अब यदि P का मात्रक ज्ञात करना हो, P का मात्रक ज्ञात करना हो तो लिखेंगे Q का मात्रक, क्योंकि जो 2 है यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, तो लिखेंगे Q का मात्रक गुणे D का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है हम जानते हैं, Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, इनटू D क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो D का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। इसके अलावा एक और मात्रक है जिसको बोला जाता है डिबाई, और एक डिबाई = होता है 3.3 × 10⁻³ कूलम्ब मीटर। अब ऐसे ही बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं, बीमा यानी डायमेंशन। अब यदि P का डायमेंशन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले लिखेंगे P = 2qd, और P की बीमा = 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, तो लिखेंगे Q की बीमा इंटू D की बीमा। Q की बीमा होती है 80 इंटू D की बीमा, क्योंकि ये दूरी है तो इसकी बीमा हो जाएगी L। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें m नहीं है, तो लिख सकते हैं m⁻0 L T A। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, नोट कर लीजिए। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक निकाय में दो आवेश QA = 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब व QB = -2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब स्थिति A ब्रैकेट में 0, 0, -15 सेंटीमीटर और B क्या है 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित है। कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें दो आवेश हैं। सबसे पहले इसमें दोनों आवेशों की स्थितियों के लिए निर्देशांक दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों अक्षों को खींच लेंगे। तो मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत हैं। ये से इसमें दे रहा है कि दोनों जो बिंदु हैं, एक की स्थिति है जो पहले बिंदु की यानी ए की जो स्थिति है वह है 0, यानी एक्स की तरफ 0 है, फिर -0 यानी वाई की तरफ भी 0 है, लेकिन जेड की तरफ -15 है। और ये हो गया बिंदु ए। फिर जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक है 0, 0, +15, यानी एक्स की तरफ भी 0 है, वाई की तरफ भी 0 है और जेड पर 15 इकाई यानी 15 सेंटीमीटर है। और इन दोनों पर आवेश की जो मात्रा है, QA का मान कितना है, QA = है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और जो QB यानी जो B पर स्थित आवेश है वह है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब। अब यदि इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो चूंकि ये दोनों जो निर्देशांक है वो तो 0 है
और इसलिए अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसमें से 15 में से -15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2d इक्वल टू, यानी जो दूरी होगी, दूरी क्या लिया जाता है 2d लिया जाता है, 2d इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस, घटा कर ज्ञात करेंगे दूरी -15, यहाँ पर -15 है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया 15 प्लस 15, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 30, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अब यदि इसको मीटर में चेंज किया जाए, इस सेंटीमीटर में, अब यदि इसको मीटर में चेंज किया जाए तो हो जाएगा ये 30 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 10⁻2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग को ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P का मान ज्ञात करना है। P इक्वल टू होगा 2qd, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2d। यहाँ पर Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और 2d का मान है 30 इंटू 10⁻⁻2। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मानक रूप में लिखना हो तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 7.5, और चूंकि बाएं से दाएं तरफ दशमलव को लेकर गए हैं तो इसमें एक धनात्मक वृद्धि होगी, यानी जो घात है 10 का जो पावर है उसमें पॉजिटिव इंक्रीज होगा, तो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो बस इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, इसमें कुल आवेश भी पूछा है, तो कुल आवेश ज्ञात करना बहुत ही आसान है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि यहाँ पर कुल आवेश ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल आवेश बराबर हो जाएगा QA प्लस QB। हम लोग देख रहे हैं QA का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस, ये हो जाएगा QB का मान हो जाएगा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब यदि इन दोनों को ऐड किया जाए, जब पॉजिटिव है और या निगेटिव है, दोनों बराबर हैं, और इसलिए जब ऐड होंगे तो योगफल आ जाएगा 0 यानी 0। और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो कुल आवेश होता है वह हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं और प्रकृति में विपरीत होते हैं, जिसके कारण जोड़ने पर ये 0 हो जाते हैं। तो अब इसको उतार दीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है वेक्टर E, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश है और बिंदु B पर +q आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2d है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, क्योंकि इसमें 2 आवेश हैं और एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेशों पर बल लगते हैं। यहाँ पर है धनावेश, तो धनावेश पर जो बल लगेगा वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इधर लगेगा, और जो ऋणावेश है उस पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, यानी इस पर जो बल है वह इधर लगेगा। और चूंकि दोनों एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है और दोनों ही आवेशों के परिमाण बराबर है, तो इन पर जो लगने वाला बल होगा वह F इक्वल टू हो जाएगा QE के बराबर, यानी दोनों पर लगने वाला बल बराबर है और दोनों की दिशा विपरीत है, तो परिणामी बल तो 0 होगा, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कोई भी स्थानांतरीय बल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही बल बराबर है, दिशा में विपरीत है, जिसके कारण ये संतुलन में होंगे, यानी स्थानांतरित गति इसमें नहीं होगा। लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, मतलब एक की क्रिया रेखा यह है तो दूसरे की क्रिया रेखा यह है, तो दोनों बल मिलकर
क्या करेंगे, एक बल युग्म बनाएंगे, और बल युग्म क्या करता है, किसी भी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वह घूमने लगेगा किस दिशा में, तो इस दिशा में, मतलब एक बल इधर लगेगा, दूसरा बल इधर लगेगा, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऐसे घूमने की प्रवृत्ति रखेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों आवेशों पर बल की मात्रा कितनी होगी। तो दोनों पर ही लगने वाले बल बराबर होंगे, बस इनकी दिशा विपरीत होगी। यानी यदि बल का सिर्फ परिमाण ज्ञात करना हो तो F1 इक्वल टू F2, यानी दोनों के परिमाण बराबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है F अपान Q, यानी बल बटा आवेश। तो यदि F का मान ज्ञात करना हो तो Q इधर भेजेंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा QE, यानी यहाँ पर जो बल की मात्रा है, जो बल का परिमाण है, वह QE के बराबर होगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है बल आघूर्ण। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबिक दूरी, यानी बल आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं बल आघूर्ण यानी टार्क इक्वल टू हो जाएगा बल गुणे बलों के बीच की लंबिक दूरी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा बल लें, वहां पर भी बल लग रहा है, यहाँ पर भी बल लग रहा है, लेकिन दोनों ही बल बराबर है, यानी दोनों के बलों के परिमाण बराबर है। इसलिए कोई भी बल लिख देंगे जिसका परिमाण क्या होगा, QE के बराबर ही होगा, यानी F1 या F2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोनों के परिमाण QE के बराबर है, तो ये हो गया QE इंटू बलों के बीच की लंबिक दूरी। तो इसमें जो दूरी लेंगे वो 2D नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनके बीच की जो लंबिक दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वह लेंगे। तो हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यदि हम लोग को लंब ज्ञात करना हो तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं कर्ण में, और यदि आधार ज्ञात करना हो तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं कर्ण में। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, 2D है, और 2D में जब साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो लंब ज्ञात हो जाएगा, यानी यह दूरी ज्ञात हो जाएगी, BC ज्ञात हो जाएगी, BC की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी होगी, जो लंबिक दूरी होगी, वह 2D साइन थीटा के बराबर होगी। ये हो गया 2D साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू, हम बल आघूर्ण को हमेशा टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 2QD इंटू E साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है 2QD, तो यहाँ पर 2QD के स्थान पर लिख सकते हैं P, और टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा, और इस तरह से बल आघूर्ण का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसको यदि सदिश रूप में लिखना हो, क्योंकि बल आघूर्ण क्या एक सदिश राशि है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी सदिश राशि है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी सदिश राशि है, यानी यहाँ पर सदिश और सदिश का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सदिश ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सदिश गुणन है, जो कि हम लोग पढ़ते में पढ़ चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा n कैप। यहाँ पर n क्या है, दोनों ही सदिशों के लंब दिशा में कोई इकाई सदिश है। तो अब इसी परिमाण की बात की जाए तो इसको इसे छोड़ सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि AB साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो यहाँ पर PE साइन थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वेक्टर लगा देंगे, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। मतलब यह बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब अलग अलग एंगुलर पोजीशन के लिए जो बल आघूर्ण का मान ज्ञात होगा वह अलग अलग ज्ञात होगा। तो जो पहली स्थिति है, यानी जो पहला केस है, उसमें मान लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो कोण है वो थीटा इक्वल टू 0 है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि P टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब यदि इसमें थीटा का मान 0 रख दिया जाए तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 0, और जानते हो है कि साइन 0 का मान होता है 0,
कि यदि 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो टाउ का मान होगा वो हो जाएगा 0, यानी इस स्थिति में बल आघूर्ण शून्य होगा, मतलब इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो यदि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस रूप में हो, यदि इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होगा। और इस तरह से यह एक साम्यावस्था में होगा। इस साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं, यानी यह अस्थायी साम्यावस्था में होगा। अब यदि केस 2 में रखा जाए, अब यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो तब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू होगा PE साइन 180। और हम लोग जानते हैं साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE इंटू 0, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब इस स्थिति में भी कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कोई भी टार्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कार्य नहीं करेगा। लेकिन इस बार जो संतुलन होगा उसमें क्या था, धनावेश इधर था, ऋणावेश इधर था, तो दोनों पर बल विपरीत दिशा में लग रहे थे, मतलब ऐसे खींच रहे थे, इधर खींच रहा था दूसरा इधर खींच रहा था। इस तरह से वो अस्थायी साम्यावस्था में था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि धनावेश इधर आ जा रहा है और ऋणावेश उधर चला जा रहा है। तो हम जानते हैं कि धनावेश पर बल लगेगा उधर और ऋणावेश पर बल लगेगा इधर, तो एक बल इधर धकेल रहा है और दूसरा बल इधर धकेल रहा है। अब जब तक दोनों एक ही क्रिया रेखा में बल लगेंगे तब तक यह संतुलित रहेगा, इसमें यानी कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा भी यदि कोण को बदल दिया जाए, यानी थोड़ा भी इसमें कोणीय विस्थापन करा दिया जाए तो यह ऐसे घूमने लगेगा, यानी जो यह साम्यावस्था है वह अस्थायी साम्यावस्था है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का कोण 90 डिग्री हो तब इस पर टार्क कितना लगेगा। केस 3 है। अब कोण कितना लिया जा रहा है, 90 डिग्री। तब हम जानते हैं कि टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 90, या टाउ इक्वल टू PE और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह PE होगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है, और यहाँ पर साइन 90 देने पर साइन का अधिकतम मान लिया गया है, इसलिए जो बल आघूर्ण का अधिकतम मान होगा वह PE के बराबर होगा, यानी टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा PE। और यह तब होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण 90 डिग्री हो। क्लियर हो गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा को बना रहा है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमेशा इसको संरेखित करने का प्रयास करेगा, यानी हमेशा इसको घुमाकर अस्थायी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा। और इसलिए यदि हम लोग को ऐसे घुमाना हो तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पहले इसकी कोणीय पोजीशन थी थीटा और इसको डी अल्प कोण डी थीटा से घुमा दिया गया। यहाँ पर अल्प कोण डी थीटा से इसको घुमा दिया गया, तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर किया गया कार्य हो जाएगा DW इक्वल टू बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन हम लोग जानते हैं कि यदि स्थानांतरित गति होता है, जब बल के विरुद्ध हम लोग स्थानांतरित गति कराते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ पर हम लोग घूर्णन गति करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो हो जाएगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। यानी जहाँ पर बल होता था वहाँ पर बल आघूर्ण आएगा और जहाँ पर विस्थापन होता था वहाँ पर कोणीय विस्थापन आएगा। यहाँ पर बल आघूर्ण का मान हम लोग जानते हैं कि होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा इंटू कोणीय विस्थापन कितना है डी थीटा, यानी DW की वैल्यू हो गई PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 स्थिति से θ2 स्थिति तक घुमाना हो तो जो कुल कार्य होगा θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर डी थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब इंटीग्रेशन ही करना है,
यदि कुल कार्य ज्ञात करना हो तो, और यदि डी थीटा से डिवाइड हुआ होता तो डिफरेंशिएशन करना होता। तो यहाँ पर जो W की वैल्यू होगी, यानी जो कार्य ज्ञात होगा वो हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर θ1 टू θ2 PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका आघूर्ण नियत है, विद्युत क्षेत्र भी नियत है, इनको बाहर कर सकते हैं। तो W इक्वल टू हो सकता है PE इंटीग्रेशन ओवर θ1 टू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर जब हम लोग साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगा देंगे θ1 टू θ2, माइनस को बाहर कर दिया जाए तो हो जाएगा माइनस PE, और अंदर बचा है cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी पहले अपर लिमिट रखते हैं थीटा का स्थान पर और फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस तो बाहर निकल गया है, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा cos θ2 माइनस, और फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा cos θ1। अब यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, और तब W का मान हो जाएगा PE। ये निगेटिव होगा तो इसको पीछे लिखेंगे, और ये पॉजिटिव हो गया तो इसको आगे लिखेंगे। तो हो गया cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो गया θ1 से θ2 तक किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य। तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसी भी वस्तु को स्थानांतरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है, किसी वस्तु को घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब यह किया गया कार्य इसमें किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि W इक्वल टू मतलब जो किया गया कार्य है वो होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कोण θ1 से कोण θ2 तक घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य W के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं 90 डिग्री को, क्योंकि 90 डिग्री यदि रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए तो यदि ऐसे छोड़ दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप इधर घूमकर चला जाएगा। तो जब अपने आप घूमेगा तो जो किया गया कार्य होगा निगेटिव होगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी निगेटिव होगी। और यदि 90 डिग्री से इधर घुमाया जाए तो हम लोग को बाहर से बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, और इस स्थिति में किया गया कार्य पॉजिटिव होगा और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रारंभिक स्थिति है उसको मान लेंगे 90 डिग्री, θ1 इक्वल टू ले लेंगे 90 डिग्री, और मान लिया जाए कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से हम लोग थीटा अंश घुमा देते हैं, थीटा डिग्री घुमा देते हैं। तो यहाँ पर जो θ2 का मान होगा वो हो जाएगा थीटा के बराबर। यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति 90 डिग्री है और 90 डिग्री से इसको थीटा डिग्री घुमा दिया जाता है। तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और θ2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा। तब किया गया कार्य जो होगा W इक्वल टू हो जाएगा PE cos θ 90 डिग्री माइनस cos θ2 की वैल्यू रखेंगे थीटा। तो W इक्वल टू PE cos 90 इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा, या W इक्वल टू 0 में से cos थीटा घटाएंगे तो माइनस cos थीटा ही बचेगा, और PE से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो किया गया कार्य हो गया माइनस PE cos थीटा, और हम जानते हैं कि जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू W, और W की वैल्यू है माइनस PE cos थीटा। तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये हो गया स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे अगले वीडियो में।